इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होगी। वाइल्ड लाइफ है भी क्या क्या है वाइल्ड लाइफ में? अच्छा हिरण देखेंगे। हाँ यहाँ पे हमारे पास 2 अजगर भी है। अच्छा वो जंगली मतलब सारा पानी खोल दिया गया है, अभी नहर में जा रहा है और फिर जब गर्मी का मौसम होता है तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार पुल है और ये मालवी ब्रीड है जो हमारे एमपी की नस्ल है देसी। सुधांशु का फार्म, अब वहाँ से हम आ चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं इनका फार्म की। 450 एकड़ है। अच्छा तालाब सब कुछ है तो हमें उससे कम बचता है। तालाब भी है हमारा, कुछ की नहर भी है। अच्छा तो अभी सारा हम घूमेंगे। हाँ बिल्कुल घूमेंगे भैया। चलिए चलिए दोस्तों ये गाय है इनके पास और इसको गैबिन कराने के लिए क्या यूज करते हैं? सांड का, इसी का। तो अच्छा बना रखा है फार्म हाउस पे, मतलब यार फीलिंग ही अलग आ रही है यार। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक डेयरी फार्म विजिट करने जो कि भैंसों का डेयरी फार्म है और सारी भैंसें मुर्रा हैं, अच्छी ब्रीड है और पिछले 4 सालों से ये काफ़ी युवा साथी है जिनका डेयरी फार्म था बंद हो रहा है। किन कारणों से हो रहा है ये हम वहाँ जाके जानेंगे और साथ ही साथ अभी हम जा रहे हैं जिनके साथ वो भी काफ़ी यंग है, मतलब डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये जो 3 भाई आपको दिख रहे हैं ये लोग अभी 22 साल इनकी एज है और पशुपालन में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग को और ऐसे ही लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है जो इस फील्ड में काम करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई अभी फिलहाल दूध की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी इंडिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है दूध और वर्ल्ड में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। उसके बावजूद हम खपत इतनी है कि हम अपने देश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जो पुराने पशुपालक थे वो पुराने तरीके से डेयरी फार्म चलाते आए और आज वो बंद कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन अब जो आप लोग हैं, जिस तरह की एज आपकी है, 22 साल है, अभी आप लोगों का कॉलेज का टाइम चल रहा है, ऐसे वक्त पे आप लोग डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका विचार है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या नाम भी है आपका? साहित्य ठाकुर, सुधांशु साहू, कमल साहू। अच्छा तो आप लोगों का डेयरी का प्लान है? हाँ आप दोनों का? ये आपके कजन है? जी। अच्छा तो अभी आपके पास कितनी लैंड है? अभी हमारे पास है 350 एकड़ का खेत है जी। वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा मतलब वो ये भी सब फसल लेते हैं जो भी आता है। जी। थोड़ी सी पानी की समस्या है वहाँ पर अभी यूकेलिप्टस पेड़ लगाए हैं बहुत सारे। अच्छा और हाँ बहुत अच्छा लैंड है वहाँ पे। हम लोग गाय भैंस भी, हमारे दादू का था तो दादू हमेशा से गाय भैंस वहाँ पे पली है और सबसे अच्छी बात हमारे दादू की ये है कि उन्होंने हमेशा से हमारे घर पे नियम बना के रखा है, चाहे दूध से कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट हो वो घर पे ही बनेगा। इसलिए आप हमारे घर पे आके देखिए, हमारे खेत से ही गाय भैंस है, उन्हीं का दूध घर पे आता है, उसी से घी बनता है, उसी से पनीर भी बनता है, उसी से मक्खन भी बनता है। दूध का हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं। तो देखिए दोस्तों ये एक कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। फैमिली कहीं ना कहीं देखा जाए तो 300 एकड़ ज़मीन काफ़ी होती है, पशुपालन घर पर होता है, पैतृक ज़माने से होते आ रहा है और इसी कारण से इनको इस चीज़ में रुचि है। कहीं ना कहीं गाय का, पशुओं का, खेती का हमारे आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और जिनके पास है वो इस चीज़ में रुचि रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनके साथ ये मेरा फ्रेंड है। हाँ दोनों का इंटरेस्टेड है इसमें तो अच्छा हम लोग स्टार्ट करना तो चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट जो रहेगा आप दोनों का रहेगा? इनका लैंड रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं इस फार्म पे और वहाँ जाके देखते हैं कि भाई क्या है। अगर आपको कोई भैंस वगैरह समझ में आती है वहाँ पे तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो भी आप ही की एज के लगभग और इस काम को 4 साल करने के बाद बंद कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं फिर वहाँ पे देखते हैं आगे चल के। दोस्तों कल हम जिस डेयरी फार्म पे गए थे वहाँ का वीडियो भी शूट किया, काफ़ी उनसे बात भी हुई जो वहाँ के ओनर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर मत डालिए, तो इस कारण से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन वहाँ जाके जो समझ में आया वो ये है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो डेयरी अभी फ़िलहाल बंद कर रहे हैं, उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि जब उन्होंने शुरुआत की थी 7 भैंसों 2 गाय से स्टार्ट किया था ये काम आज से 4 साल पहले और अभी फ़िलहाल उनके पास 14 पशु हैं। एक समय पे उनके पास 28 भैंसें तक हो चुकी थी, सेल करते करते अभी 14 बची हुई हैं और ये 14 भी वो लॉट में सेल करके डेयरी को बंद कर देंगे। उनका कहना ये है कि डेयरी में लॉस नहीं है, बस मुझे जॉब करनी है बाहर जाके, इंदौर जाके, इसलिए मैं डेयरी बंद कर रहा हूँ। तो ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हुई दोस्तों कि अगर
पशुपालन के इस धंधे में इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था और इतनी शिद्दत के साथ काम शुरू किया था, बाहर से भैंसे लाके इतना अच्छा सेटअप बना के, और उसके बाद आज ये डेयरी बंद करके जॉब की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉस में है, और लॉस में होने के पीछे कारण है इन्होंने शुरू से ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और ऐसा सच भी है कि अगर आप डेयरी स्टार्ट करते हो तो इसमें 50% का मार्जिन होता है। मतलब आपने जैसे कोई गाय का दूध है या भैंस का दूध है, तो जितना वो दूध देती है उसमें से आधा उसकी खुराक में लग जाता है, और जो आधा बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, और ऐसा हुआ भी हुआ इनके साथ। जब इन्होंने शुरुआत की थी 7 भैंसों से और 2 गाय, 7 भैंस 2 गाय से डेयरी स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में इनको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि दूध देने वाली जितनी भैंसें थी उतनी ही खाने वाली भैंसें थी, तो जो दूध से पैसा आता था उससे आधा इनको बचता था। तब इनको लगा कि यार ये बहुत प्रॉफिट का धंधा है, इसमें 50% मार्जिन बच रहा है और बढ़िया है। तो इन्होंने 6 महीने बाद फिर से सेकंड लॉट खरीदा हरियाणा से। तो जब इन्होंने हरियाणा में जींद से सेकंड लॉट खरीदा, तो उस वक्त इन्होंने जो भैंसें लेके आए उसकी 50% पेमेंट करी और 50% उधार कर दी। तो जब ये भैंसें लेके आए, उसके बाद उन भैंसों ने दूध देना शुरू किया, सेकंड लॉट की भैंसों ने। तो उस भैंस के दूध से जो पैसा आ रहा था उसमें से 50% इनको बचना चाहिए था, लेकिन जो पीछे की भैंसें ड्राई हो रही थी, जो फर्स्ट लॉट की भैंसें थी, तो 25% उनकी फीडिंग में जाने लग गया। मतलब जो सेकंड लॉट की भैंसों से 50% इनका मार्जिन बच रहा था, उसमें से 25% वो फर्स्ट लॉट की भैंसों में खर्च लगने लग गया। तो इनकी मार्जिन सिर्फ 25% बचा सेकंड लॉट के बाद। उसके कुछ समय बाद जब इनको लगा कि यार मुझे और पशु की आवश्यकता है, क्योंकि 25% से मार्जिन से मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे और इसको 50% तक लेके जाना है, तो मुझे और पशु खरीदने चाहिए। तो सेकंड लॉट में जब ये भैंसे लेने गए, तब इनको लगा कि भाई, तब इन्होंने कुछ अमाउंट फिर पे किया और कुछ उधार किया, और फिर उसके बाद ये पशु खरीदे होंगे। तो जब ये थर्ड लॉट लेके आए, तो थर्ड लॉट से जो अमाउंट दूध से आ रहा होगा इनको, उसमें से 50% इनको बचना चाहिए था, लेकिन 25% फर्स्ट लॉट वाली भैंसें खा रही थी, और 25% जो इनका बचना था वो सेकंड लॉट की भैंसें खा रही थी। अब इनका सिर्फ और सिर्फ फीडिंग में सारा पैसा जा रहा होगा। मतलब 3 लॉट की भैंसें हैं जो 3 बार में लाए हैं ये, और अब जो दूध से पैसा आता है वो सारा का सारा भैंसों में जाने लगा। तब इनको लगा कि यार अब तो मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं रहा है, जो भैंसें खा रही है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही उनको लग जा रहा है, हमें तो कुछ बच नहीं रहा। फिर इन्होंने भैंसें सेल करी होंगी। जो भैंसें ड्राई पीरियड में थी, उन भैंसों को इन्हें 40-40 हज़ार की कीमत में बेचा होगा, जो कि ये खरीद के लेके आए थे 1,20,000 की। तो 40-40 हज़ार की कीमत में इन्होंने 10 भैंसें बेच दी होंगी, उससे इनको 4 लाख आ गए। वो 4 लाख से फिर ये कुछ भैंसें लेके आए। तो जो पैसा इनको बचना था वो सारा भैंसें खरीदने में जा रहा था, और उसके बाद पीछे जो इनके लॉट थे खड़े हुए, वो भी कहीं ना कहीं खा रहे थे। और बच्चे अगर इन्होंने शुरू से तैयार किए होते, तो एक समय ऐसा आता आज से 4 साल बाद, मतलब अब जो इनका प्रॉफिट का टाइम आता, अगर इन्होंने शुरू से पैसा नहीं कमाया होता, शुरू से अगर ये ब्रीडिंग पे काम करते, तो शुरू से इनको पैसा नहीं बचता, प्रॉफिट नहीं होता, जेब से लगता। लेकिन धीरे धीरे करके जब 3 साल बाद इनकी घर की भैंसें ब्याने लग जाती, तो ये पुरानी सेल करते और नई नई भैंसें इनके पास आ जाती। इनको पशु खरीदने नहीं पड़ते, और ये पशु खरीदने का चक्र जो था वो खत्म हो जाता। प्रोडक्शन भी बढ़ता, क्योंकि घर की ब्रीड होती तो उनसे दूध भी ज़्यादा मिलता, ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती, कम बीमारियों के साथ दूध देती, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता। तो ये समस्या होती है दोस्तों, अगर आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करोगे, आप पशु खरीदते रहोगे और पुराने बेचते रहोगे, 1-1.5 लाख की भैंस लाके 50-60 हज़ार में बेच दोगे, तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा। आप हमेशा पशु खरीदने की चेन में फंसे रहोगे, और आपके पास पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, दूध देने वाले पशुओं की संख्या घट जाएगी, और पशु की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि 50% का जो मार्जिन है वो आपको मिलता रहे, तो आप शुरुआत से ही ब्रीडिंग पे काम करो। आप 10 भैंसों से स्टार्ट मत करो, 7 भैंसों से स्टार्ट मत करो, आप 2 से 3 से स्टार्ट करो अपने बजट के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको 4 साल तक सस्टेन करना है, पैसा इसमें लगाते ही रहना है, तो आप कम पशु से स्टार्ट करो। जब कम पशु से स्टार्ट करोगे तो आपके ऊपर बर्डन कम होगा, क्योंकि आप ब्रीडिंग कर रहे हो। ब्रीडिंग में दोस्तों काफ़ी पैसा लगता है। एक बच्चा तैयार करते हैं आप, तो अगर भैंस तैयार करते हैं तो कम से कम 80,000 के आसपास आपका एक बढ़िया तैयार करने में लगता है, बच्चा देने तक। तो इसलिए आप शुरुआत से ब्रीडिंग पे काम करो, और एक साथ अगर आपकी 10 भैंसें खरीदने की कैपेसिटी है, तो आप 10 मत खरीदिए, आप 2 खरीदिए। 2 से स्टार्ट कीजिए, ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके आप पशुओं को बढ़ाइए, और आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। आपका मिल्क प्रोडक्शन आपकी आने वाली जनरेशन से बढ़कर मिलेगा, और पुरानी पशुओं को आप 3 साल बाद सेल करने लग जाएंगे, तो आपको जो इनकम होगी वो पशु सेल करने से होगी। दूध से आपका ब्रीडिंग का काम चलता रहेगा, और आपको जो इनकम मंथ ईयरली आने लगेगी, साल में आप पशु सेल करेंगे 2 बार कम से कम, तो उससे आपको इनकम होने लग जाएगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, लोग इसको चुनना कम पसंद करते हैं,
दूध बेच के पैसा कमाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि दूध से डायरेक्ट पैसा आता है, पैसा दिखता है, शुरुआत में तो दिखता है, बाद में वो डेयरी बंद होने का कारण बनता है। तो बस यही कहूँगा मैं आपसे कि आप लोग अगर कर रहे हैं तो शुरुआत से ब्रीडिंग पर काम कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और जब भी किसी की डेयरी बंद होती है तो मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, वैसी हर व्यक्ति की होती है जब कोई डेयरी स्टार्ट करता है। तो जब बंद होती है तो दुख बहुत होता है। तो बस यही है दोस्तों। तो भाई दोस्तों ये है हमारे सुधांशु का फार्म। अब वहाँ से हम आ चुके हैं और अब हम देखने जा रहे हैं इनका फार्म कि ये जो पारंपरिक ढंग से इनके घर पे हमेशा से पशु रहे, तो इनके फार्म हाउस पे आए हुए हैं और ये हम एंटर कर चुके हैं। कितना टोटल एकड़? 300 एकड़ जगह है यहीं पर है, 450 एकड़ है। अच्छा। तालाब सब कुछ है, तो हमें उससे कम बचता है। तालाब भी है हमारा, खुद की नहर भी है। अच्छा, तो अभी सारा हम घूमेंगे। हाँ बिल्कुल घूमेंगे भैया, चलिए। वाह यार, ये बुल तो बहुत शानदार है। बहुत शानदार, कुछ भी नहीं करता। क्या नाम है इसका? क्या नाम है कमल? तो दोस्तों ये बुल जो आप देख रहे हैं, भाई थोड़ा साइड में खड़े होकर दिखाना कितना हाइट है इसकी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार बुल है और ये मालवी ब्रीड है जो हमारे एमपी की नस्ल है, देसी। और कितने साल से आपके पास ये? 3-4 साल का। एज कितनी होगी इसकी? 6 साल के आसपास। बहुत ही शानदार और बहुत तगड़ा बुल है, एकदम बेहतरीन। मेटिंग पर्पज से रखते हैं, ब्रीडिंग पर्पज से। बहुत ही शानदार। ये एचएफ है। चल रहे सारे मेल हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारे मेल हैं, चाहे वो भैंस के हों चाहे गाय के हों, सारे मेल काफ जो है वो यहाँ पर है। तो इनका क्या करोगे आप? बछड़ी बना रहे हैं। बछड़ी थोड़ी है, बछड़े है। तो नहीं ये नहीं बनी, ये बछड़ी है, तो बाल तैयार कर रहा है। अच्छा। हाँ। ये कितने साल की है? अभी है ये 2 साल की। 2 साल की। हाँ। कब तक गाभिन हो जाएगी? ये कम से कम 4 साल लगेंगे। 4 साल लगेंगे। दोस्तों ये गाय है इनके पास जो कि 14 लीटर दूध देती है दिन का। अभी कितने दिन की ब्याई हुई हो गई? 3 महीने की। नीचे क्या है इसके? बछड़ा बछिया? बछड़ी है। कहाँ है इसकी बछड़ी? दोस्तों बहुत ही शानदार है, हेल्थ तो बढ़िया है, एचएफ है। और इसको गाभिन कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सांड का, इसी का। तो यहाँ पर एचएफ गाय को मेटिंग कराने के लिए हमारी यही नस्ल का यूज़ करते हैं। कितने साल से अपने पास ये? 4-5 साल से। बढ़िया है दूध देने में, स्वस्थ। 7 लीटर देती है। चलो बढ़िया है। ये दोस्तों उस गाय की बछड़ी है जो एचएफ आपने देखी, और ये हमारे देसी सांड से क्रॉस होने के बाद ये रिजल्ट आया है। दोस्तों इसकी एज है 1.5 साल। वो जो गाय आपने देखी, ये जो पिछली बार ब्याई थी तो ये बछिया हुई थी, और ये 1.5 साल की हो चुकी है। ये सीमन की है, 20 जलवाया था ये। 1.5 साल उम्र है इसकी। अच्छा बना रखा है फार्म हाउस पे, मतलब यार फीलिंग अलग आ रही है यार। ऐसा लग रहा है कि मतलब जंगल में ही आ गए हैं। काफी बढ़िया। ऐसी बनाते हैं। ये बहुत अच्छा बनाया है। तो यहाँ पर क्या होता है? कभी ऐसे करते हैं हम लोग, मतलब आते हैं यहाँ, नीचे खाना ना बन जाएगा। अच्छा। ऊपर बैठ के खा लेंगे। अच्छा। तो बहुत हवा चले, जिस दिन बारिश होगी उसी दिन, क्योंकि ऐसे तो गर्मी रहती है। बहुत बढ़िया। बारिश टाइम यहाँ पे कार वार खड़ी करने की जगह है, यहाँ सब कुछ बनाने की जगह है। ये बहुत अच्छा बनाया है। तो ये सारे सागवान के पेड़ है? ये यूकेलिप्टस और सागवान दोनों मिक्स थे।
अच्छा, पूरे जितने पत्ते वाइट देखे हैं पूरे यूकेलिप्टस हैं, जिनमें ऐसे पत्ते हैं सब सागवान है। मतलब कोई ऐसे प्लांटिंग की थी? नहीं, ये यूकेलिप्टस की प्लांटिंग करी थी हाँ, और सागवान की भी प्लांटिंग करी थी। बाकी तो सब चंदन वंदन ये सब तो मतलब हाँ ऐसे स्टार्टिंग में तो सब चंदन वगैरह के भी हैं? हाँ, चंदन के भी पेड़ हैं, चंदन है, सागवान है, आम के पेड़ है, कटहल के पेड़ है। सामने पूरे सागवान की आपको दिखेंगे जितने भी सामने लगे। ये टोटल एरिया कितना है जिसके अंदर ये अपना फार्म है पूरा? ये 450 एकड़। 450 एक ही जगह पर सारा? एक ही सिंगल पूरे सब सागवान के पेड़ लगे हैं आगे तरफ। इसमें से एग्रीकल्चर लैंड कितनी है इसमें? एग्रीकल्चर लैंड भी है पूरा हमारा यही है। अच्छा, ये पूरा यूकेलिप्टस लग गया। एग्रीकल्चर लैंड अभी हमारा ये है, आगे पीछे साइड है पूरा एग्रीकल्चर। अच्छा जी, इस तरफ बस ऐसे ही है मतलब हाँ, तालाब वगैरह? इस तरफ आगे भी एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, तालाब है, बांध है। एक खेत एग्रीकल्चर है, एक में पेड़ लगे हैं, फिर एक एग्रीकल्चर। हाँ, ऐसा है कि मतलब पहले एक बड़ा खेत है तो वहाँ पे सीधा खेती बाड़ी के लिए है, उसके बाद भी फिर हमारा लिप्टस का खेत है, फिर से एग्रीकल्चर का आगे, उसके आगे ऐसे है। बहुत बढ़िया। तालाब है, हम तालाब भी दिखाएंगे आपको। इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी होगी? वाइल्ड लाइफ है भैया। क्या क्या है वाइल्ड लाइफ में? हमारे यहाँ पे आप आओगे तो आपको पूरे टाइम मोर दिखेंगे। अच्छा। हिरण दिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 अजगर भी है। अच्छा, वो जंगली मतलब लाए ही है, अपने आप आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, इतना फॉरेस्ट देख के कि मतलब खुला जंगल है तो चलो। इस तरफ आगे तरफ है, मतलब वो भी दिखा देंगे जगह। वहाँ पे ऐसे दोपहर ठंड में दोपहर के टाइम दिखते हैं। अच्छा, ये पूरा तालाब है हमारा, अभी खुला हुआ है। हम बोट भी रखे, 3 बोटें हैं हमारे पास, बोटिंग भी करते हैं। ये पैडल अच्छा। बोट है, 2 एक मोटर बोट है और एक हमें चप्पू वाली बोट है। तालाब का पानी अभी खुला हुआ है इसलिए भरा नहीं है, नहीं तो जहाँ पे अपन गाड़ी है इधर तक पूरा तालाब डूब में रहता है। अच्छा, पूरे एरिया में कम से कम 30 एकड़ का। थोड़ा शीशा नीचे। हाँ, तो 30-25 एकड़ को। तो देखिए दोस्तों, बोटिंग वगैरह के लिए भी फैसिलिटी है। फार्म हाउस है तो मतलब एकदम फार्म हाउस ही है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। जैसा कि बता रहे हैं वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे अजगर भी हैं, हिरण भी हैं, मोर भी हैं, मॉनिटर लिजर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड है, मगरमच्छ भी है। मगरमच्छ 1 आध 2 आ गया था, एक बार दिख गया था तो बड़ी परेशानी हुई थी। मतलब ऐसे आते रहते हैं, तो काफी बड़ा एरिया है और काफी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। हिरण वगैरह तो काफी है ना? हिरण तो खूब, हिरण है, नीलगाय है, नीलगाय ज्यादा दिखती है। अच्छा, नीलगाय है, हिरण और अपने मॉनिटर लिजर्ड भी दिखती है। तो यहाँ पर ये फार्म करना चाह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर भाई कोई हरा चारा ना भी लगाए तो इतनी ग्रेजिंग की जगह है, ओपन ग्रेजिंग की इतनी जगह है कि मतलब पशु आराम से। इस तरफ बगीचा है, यहाँ पे हमारा बेरी के पेड़, अपने कटहल के पेड़। अच्छा, हमारे दादू को कटहल और आम के 2 पेड़ बहुत पसंद थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो आप पूरे में आम ही आम के पेड़ दिखेंगे। अच्छा, पत्ते भी हैं अच्छा, और कैरी वाले फार्म भी हैं और अपने ये साधारण आम भी है। जैसे एक ये बोट डली हमने आपको बताया। हाँ हाँ हाँ, ये डली हुई है, ये तभी ऐसी डली है क्योंकि पानी नहीं है। अभी क्या है, बरसात का पानी आता है तो तालाब टूटने लगता है, इसका हाँ, खोल देते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ चला आएगा इसका पानी? इसका हमारी नहर भी है, बंडा साइड आगे। अच्छा, बंडा साइड तरफ चला जाता है। अच्छा, ये हमारी नहर, यहाँ पे रहता है अजगर। अच्छा, अभी नहीं दिखेगा, नॉर्मली दिख जाता है? नॉर्मली नहीं, ठंड में दोपहर के 12-1 बजे के आसपास। अच्छा। फोटो तो है हमारे फोन में, सब खींची हुई की। अगर हो तो मुझे भी सेंड कर देना, जी, मतलब डालूंगा मैं। सागवान के पेड़ लगे हैं, सूल बबूल इधर पे बहुत हो गया था, पूरे सूल बबूल कटवाए, सूल बबूल बबूल के पेड़ हो गए थे। ये घास ही इतनी, आप देख लीजिए, बिल्कुल यहीं पे चलवा सकते हो। ये सब सागवान के पेड़ लगे हैं। वो क्या चीज है? मंदिर है? मंदिर बना है, एक यहाँ मंदिर है, बाहर मंदिर है, बड़ा मंदिर वो है। यार यहाँ पर तो एक अलग ही एपिसोड होना चाहिए, पूरा एक मतलब एक अलग ही व्लॉग शूट करना चाहिए यहाँ पे। तो किसी दिन आएंगे यहाँ पे, पूरा विस्तार से बनाएंगे। जी, बिल्कुल। यहाँ पीछे साइड कटहल का पेड़ है, यहाँ से वैसे मतलब जाते हैं। हाँ हाँ, तो कटहल के पेड़ लगे हैं बहुत, पूरे इस तरफ पूरे बगीचा कहलाता है। बगीचा एरिया मतलब हम लोग ही खुद ही से कहने के, ये बगीचा एरिया है। यहाँ पे बेरी के बहुत पेड़ मिलेंगे। अच्छा, और कुआ है, फिर उसके आगे कटहल के भी पेड़ हैं। यहाँ पे ये पूरा आम बगीचा है इस तरफ। काफी- इस तरफ आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, ये सब पेड़ों के पीछे बहुत मंदिर है। बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो 400 एकड़ काफी जगह होती है दोस्तों, और इतनी जगह में बहुत अच्छे से आप जंगल सफारी तो कर ही सकते हैं, मतलब घूम फिर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा है।
अभी हम जा रहे हैं नहर की तरफ, जहाँ पर वो डैम बना हुआ है, जहाँ से तालाब का पानी छोड़ दिया जाता है, और ये हम पहुँच चुके हैं। ये बात हमारा एक मिनट ही रुकेंगे, ये पानी खुला ही हुआ है। एक मिनट ही रुक लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पीछे जो आप लोगों ने तालाब देखा था, वो तालाब पर आगे जाके ये डैम बनाया गया है। ये पर्सनल डैम है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी में खुद का बनाया हुआ डैम है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये नहर है, सारा पानी खोल दिया गया है, अभी नहर में जा रहा है। और फिर जब गर्मी का मौसम होता है तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये नहर भी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर से जा रही है, तो लोकेशन बहुत ही शानदार है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे सर्वाइव करती होगी, कितने मतलब जीव जंतुओं को यहाँ पर घर बसेरा सब कुछ मिल रहा है। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। देखिए आप, तो घास से क्या होता है, निकल जाती है। ये पूरे आपको खांचे दिख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ। इसके अंदर हमारी स्टील लोहे की प्लेटें हैं। अच्छा, ऐसे अंदर जाती है। इधर से देख लीजिए, यहाँ से पहले एक के अंदर जाएंगे, दोनों के अंदर चली जाएंगी और बीच में मुरम भर दी जाती है। अच्छा। तो उससे जब इसको बंद करना होता है तो जो सील की जेसीबी है, खुद की जेसीबी है। हाँ। बाहर आपने देखी भी होगी। हाँ। तो उसी से पूरी प्लेट्स ऐसे अंदर इसके अंदर जाती हैं, फंस जाती हैं, उसके बीच में पूरी मुरम भर दी जाती है। अच्छा। उससे पानी थोड़ा तो रिचता है। हाँ, लेकिन पूरा एरिया डूब में चला जाता है। जैसे आप देखो ये पूरा ऊपर हाँ। गीली ही है। तो ये सारा यहाँ तक स्टॉक हो जाता हाँ, है। ये मिट्टी गीली का कारण यही है कि स्टॉक पानी रहता तो फिर अपना सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। सिंचाई के लिए सबसे इसे यहीं से यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बोरे भी हैं, 4-5 बोरे हैं। हाँ हाँ। आज बोर है, बोर है, कुआं है, नहर है, सबसे बड़ी बात तालाब है। तालाब है। तो इसी तालाब से आप सीधे सीधे जाते रहोगे। हाँ। तालाब कह रहे, सॉरी, ये नहर से हाँ। ट्रैक्टर से जा सकते हैं। जब सूख जाती है, हाँ। गर्मी में बिल्कुल सूख जाएगी, हम्म। तो जाते रहोगे तो कठुआ पुल सिविल लाइन निकल जाओगे। अच्छा, वहाँ से कनेक्टेड है ये। मतलब जो कठुआ पुल वाली जो नहर आपको देखी वो, तो ये कितने, ये लगभग कितने एकड़ में से होती हुई जाती है अपनी प्रॉपर्टी में से? ये दोनों तरफ प्रॉपर्टी अपनी, ये भी अपनी है। नहीं, ये नहर की बात कर रहा हूँ। ये लगभग नहर भी ये प्रॉपर सभी जगह से होती है। सभी पूरा हमारे पूरा फार्म खेत हाउस की कवर पीछे वाली करती है। बाउंड्री से ऐसे ही चल जाए और लगभग सब पूरे तरफ- फार्म के अंदर ये कहीं ना कहीं से निकल रही होती है। हाँ जी। हमें जब भी क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं टकराएगी। हाँ, मतलब जहाँ से अपनी दोनों रोड की जहाँ से बाउंड्री है, बनाए, उसके एंड में मतलब यही है। अच्छा अच्छा, समझ गया। बाउंड्री है, इसके ये भी हमारी जमीन है। हाँ हाँ। दोनों जमीनों के बीच से ही होके जाती है। लगभग हमारी जमीन से टच तो पूरी कर रही है। पूरी है। हाँ, हम्म। लेकिन कहीं कहीं जगह पे हमारी दोनों तरफ भी है, तो फिर ऐसे लगभग समझ गया। 1 किलोमीटर से हाँ, हाँ। ज्यादा ही होगा। नहीं, 1 किलोमीटर क्यों, 2-3 किलोमीटर है तो ऐसे ही होगी जो हाँ। दोनों तरफ हमें। फिर बाकी पूरा हमारा खेत, यही बाउंड्री, ये हमें बाउंड्री ही आप कह लो एक तरह से। बहुत शानदार। अब पानी का और इस तरफ पानी पूरा साफ है। ये इस तरफ जो है वो जंगल ही है। वैसे यहाँ अच्छा यहाँ भी पूरा जंगल है। हम लोग अपनी, हमारे पास एक गाड़ी है, उससे अच्छा। हम लोग off-roading- गो कार्ट वगैरह, ना ATV, एटीवी। हाँ, उससे हम लोग पूरी ऑफ रोडिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का मतलब पार्टी वार्टी भी करते हैं, सब करते हैं। बढ़िया है। 4 बज चुके हैं और अभी फिलहाल मैं ये प्रॉपर्टी घूम रहा हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों। अगर कोई डेयरी करना चाहता है तो सारे संसाधन है यहाँ पे, जगह भी है, पानी भी है, सारी चीजें हैं। तो स्कोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बढ़िया तरीके से करा जा सकता है। बहुत बड़ा डेयरी फार्म बन सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने सुधांशु साहू का फार्म देखा है, ये फार्म बहुत ही शानदार फार्म है। अगर यहाँ पर ये डेयरी फार्मिंग करते हैं तो इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है दोस्तों। संसाधनों की सारी व्यवस्था है, चारा पर्याप्त मात्रा में लगा सकते हैं, साइलेज बना सकते हैं, ड्राई फॉडर खुद का होगा। ये चाहें तो खुद का फीड का प्लांट भी लगा सकते हैं, खुद की फीड बना सकते हैं। हर तरीके से बहुत ही बढ़िया स्पेस है और पशुओं के लिए जन्नत जैसी जगह है। जैसा एनवायरनमेंट चाहिए डेयरी फार्मिंग के लिए वैसा एनवायरनमेंट है। और अगर इनको लगता है आगे चल के, जैसा ये आज इन्होंने फार्म मेरे साथ विजिट किया, एक्सपीरियंस लिया और काफ़ी सारी हमारी बातें हुई। इनके पास जो घर पर पशु हैं उन पर ये जो भी खर्चा कर रहे हैं उससे इनको इनकम का कोई इंटेंशन ही नहीं है। इनका पर्पस ये है कि जो भी इससे प्रोडक्शन हो रहा है उससे हमें घर के लिए पर्याप्त होता रहे। 40,000 के आसपास फीड में खर्चा करते हैं जो घर पे पशु हैं। आउटपुट कितना आ रहा है उससे उन्हें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सागर के जाने माने उद्योगपति हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ है इनके पास। तो अगर ऐसे व्यक्ति डेयरी फार्मिंग की फील्ड में आते हैं तो दोस्तों बेस्ट रहेगा इनके लिए, क्योंकि इस काम के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है, जिस जगह की ज़रूरत है, जैसी व्यवस्था की ज़रूरत है, वो सारी कुछ चीज़ें इनके पास उपलब्ध हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में बहुत बढ़िया डेयरी फार्म सेटअप करेंगे अपने फार्म पर और इसको एक बिजनेस पर्पज से देखेंगे कि भाई अभी तक तो क्योंकि घर के लिए यूज़ के लिए रखा हुआ है इन्होंने पशुओं को, लेकिन आने वाले फ्यूचर में बिजनेस पर्पज से देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड में। इसका मुझे पूरा भरोसा है।